नॉर्थ कोरिया चीन से तनाव के बीच एक्शन में यूएस, अमेरिका का वॉरशिप फिलीपींस सी में तैनात, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बीच में यह तैनाती। जापान साउथ कोरिया को किम जोंग से खतरा। कितने सारे खतरे पीके श्रीवास्तव सर। चाइना से थ्रेट, इधर नॉर्थ कोरिया से थ्रेट। जापान और साउथ कोरिया ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट कर भी पाते होंगे कि दिन भर आसमान और जमीन से खतरे ही देखते रहते हो। देखिए ऐसा है, ये जो मैसेजिंग अभी एक शब्द निकल चुका है, हर आदमी अपनी ताकत दिखाने के लिए भिड़ पड़ा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आपने कही थी पिछली बार, विश्व युद्ध, जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, न्यूक्लियर वेपन का। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, उस वक्त और किसी के पास नहीं था एटम बॉम्ब, और इस वक्त सबके पास है। इसलिए इस वक्त इस्तेमाल करना यूक्रेन में रूस के द्वारा भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये एक संभावना उससे जोड़ी नहीं जा सकती। इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल, ये दोनों अलग सिचुएशंस हैं। तो अगर ये शुरू हुआ, किसी ने भी शुरू किया, तो इसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके आगे बढ़ने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय तो जापान के ऊपर जब अमेरिका ने गिराया था, बाकियों के पास न्यूक्लियर हथियार थे नहीं। अब तो जिसको देखिए उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। एक अहम खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जनरल मेस्टन और श्याम सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये जो बात कही जा रही है, इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल। अब जरा देखिए, ये भी कहा जाता है कि अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल ही करना होता और इन्वेजन के दौरान करना होता तो अफगानिस्तान के मामले में रूस ने कर लिया होता। ऐसे में यहां यूक्रेन के मामले में किया जाएगा, इसका ठीक नहीं लगता फिलहाल। ये जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, लड़ाई क्या विध्वंस कराएगी। जरा देखिए ये लोकेशन कहां पर कौन है। अमेरिकी वॉरशिप फिलीपींस सी में तैनात है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन। अभी रोनाल्ड रीगन का ही श्याम सर जिक्र कर रहे थे, वो ड्रिल जिसके बाद साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच की वो ड्रिल जिसके बाद एक तरीके से प्रोवोक या इंटिमिडेटेड फील करके किया है नॉर्थ कोरिया ने वो 8 मिसाइलों का टेस्ट। यूएसएस रोनाल्ड रीगन की जापान की तरफ मूवमेंट और चीन नॉर्थ कोरिया से तनाव के बीच में ये तैनाती हुई है। अब जरा ये भी समझें, नॉर्थ कोरिया की अकड़ ढीली करने की अगर ये तैयारी है तो क्या इससे अकड़ ढीली होगी या तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? श्याम सर। जैसा कि हम सबको ये सब समझते हैं, पूरे विश्व में ये लगातार एक्सरसाइजेज, नेवल ड्रिल्स, एस्केलेशन, डिस्केलेशंस, ये प्रोवोकेशंस और ये हरासिंग ऑफ वॉरशिप्स, ये सब चलता रहता है और ये कुछ नया नहीं है। अब ये अगर सैटेलाइट की खबर आई है और ये लग रहा है कि वहाँ पे एक डेटोनेशन होने वाला है, तो ये सब उसके पहले की प्रील्यूड्स तो बनती है और बहुत ही एक नॉर्मल तरह का ड्रिल चल रहा है वहाँ पे। अब मैं नॉर्मल इसलिए कहता हूँ कि लोगों के लिए तो नॉर्मल ही है, क्योंकि एक्सरसाइजेज नेवी की और ये फायरिंग्स जो है ये लगातार चलते रहती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का किसी एरिया में होना एक बहुत बड़ा संकेत होता है, एक सी कंट्रोल जिसको कहते हैं, उसके साथ 7-8 शिप्स, फाइटर। लेकिन सर ये क्या जब एक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जंग में चल रहा है, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हम सुनते तो बड़ी बड़ी लफ्ज़ी हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट जैसी बातें भी हम सुनते हैं। क्या ये वॉर ड्रिल्स और ये इंटिमिडेटिंग जो काम है ये कुछ दिनों के लिए रोके नहीं जा सकते हैं क्या अमिताभ सर? नहीं, देखिए ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज है, रोके जा सकते हैं और रोका गया भी है, लेकिन इस समय इस पर ज़्यादा प्रेस का, मीडिया का, लोगों का ध्यान है, इसलिए भी कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ यूक्रेन में बात बिगड़ी, वर्स हुई, तो उसके इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया पे क्या होंगे। समय ऐसा है, मैं बताऊं दिनेश जी, कि हम पीछे वाली कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जहां डिसआर्मामेंट एक बहुत बड़ा एजेंडा था सर, मेरे आर्मामेंट एक बहुत बड़ा एजेंडा था। इसीलिए ये जो काल आ रहा है, अगले 10 साल क्या होंगे ये कोई नहीं जानता है। रूस का परिणाम जो भी हो, यूक्रेन का परिणाम जो भी हो, लेकिन हम सब एक बहुत ही डरावनी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका हश्र हम सबको भुगतना होगा, क्योंकि हमारे 30 साल जो कोल्ड वॉर के बाद हमने जो एक शांति का माहौल देखा, रिलेटिव पीस का माहौल देखा, वो शायद अब कहीं ना कहीं खोता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमिताभ सर, और मैं दोहरा दूं, हम एक बहुत खतरनाक युग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये एप्रीहेंशंस बहुत बड़े होते जा रहे हैं कि अगले 10 साल कैसे होंगे, रूस यूक्रेन का आउटकम जो भी हो, लेकिन हमारे लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ कम से कम पिछले 30 सालों की जो शांति थी, जो कोल्ड वॉर के बाद प्रिवेल कर रही थी, वो एक तरीके से हटती हुई नजर आ रही है। यहीं पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या यहाँ स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन काम नहीं आना चाहिए था? पीके श्रीवास्तव सर और मेस्टन सर आपके पास आ रहा हूं। मेस्टन सर, क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था? एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट ऑर्डर ऑफ द डे होना चाहिए, लेकिन कैसे और कौन इसमें इनिशिएटिव लेगा? मेरे को लगता है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है
आज की तारीख में डिप्लोमेसी, डायलॉग, और मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ईच नेशन, मेरे ख्याल वही है सोल्यूशन। और जब तक ये डायलॉग और डिप्लोमेसी और आपसी इनके संबंध ठीक नहीं होंगे ये बाकी देशों के, ये चलता रहेगा, क्योंकि कोई एक कदम आगे लेगा, दूसरा कदम आगे लेगा, ये स्पाइरल बाइंडिंग हो रही है, इसका कोई अंत होते हुए नहीं दिख रहा है। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट कौन शुरू करेगा, होना चाहिए, कौन, कब, कैसे, और ये मेरे ख्याल भारत से इनको सीखना चाहिए। हिस्टोरिकली वी आर अ पीस लविंग नेशन। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी पॉलिटिकल सिद्धांत, डिप्लोमेसी, डायलॉग, ऑनर, रिस्पेक्ट, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो ये दुनिया पता नहीं किस दिशा में जा रही है। जैसे एक पैनलिस्ट ने, को पैनलिस्ट ने बताया, अगले 10 साल दुनिया किस तरफ जा रही है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बहुत गंभीर हालात दिख रहे हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।